हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। जिस आर्टिकल के बारे में हम आज बातचीत करेंगे वो है हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के। लगभग 5 से 6 आर्टिकल हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला आर्टिकल है कैरिंग होप, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। एक और आर्टिकल मैंने इसके साथ क्लब किया है जो कि हिंदू में आया था, लेकिन उसके कुछ कुछ पॉइंट बस इंपॉर्टेंट थे, पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं था, तो मैंने उसी को क्लब कर लिया है कैरिंग होप आर्टिकल के साथ। और वो आर्टिकल था इट्स नॉट अबाउट जीडीपी, इट्स अबाउट जेडीपी। उसमें जॉबलेस ग्रोथ के बारे में बातचीत की गई है और हमने डिटेल में जॉबलेस ग्रोथ के बारे में क्या रीज़न्स हैं, कैसे उसे डील किया जा सकता है, पूरा मेंस का आंसर प्रिपेयर किया है। साथ में प्रीलिम्स के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट थी जो इस आर्टिकल में आई थी वो भी हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट आर्टिकल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है LK99 अलॉय, जो कि सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहा है। उसके ऊपर आर्टिकल आया हुआ है मटेरियल कंसिडरेशन द हिंदू में। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है अ फैब वे टू कंडक्ट इंडियन जापान टेक डिप्लोमेसी, ये भी हिंदू में आर्टिकल आया है। और इसमें हम लोगों ने बात की है कि कैसे जापान के साथ कोलोब्रेशन करने से इंडिया को बेनिफिट मिलेगा सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में। लास्ट आर्टिकल जिसके बारे में हमने बात की है वो है चंद्रयान और लूना 25 के बीच में कंपैरिजन। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपके, तो प्लीज़ आराम से पेशेंस के साथ सुनिए। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कंजूसी मत करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम लोग अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, न्यू हैं, तो प्लीज़ व्यूज़ से जज मत करिए क्योंकि हम लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल जिस पे आज हम बात करेंगे वो है कैरिंग होप। ये इंडियन एक्सप्रेस से हमने लिया है और बेसिकली ये GS3 के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए कुछ टर्म्स हैं जो मैं अलग से डिस्कस करूंगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस UPSC में आ भी चुके हैं। रिसेंटली CAPF में एक क्वेश्चन आया था हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर के बारे में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको आर्टिकल कैसे पढ़ना है वो भी आप समझ लीजिए, बाकी मैं तो सारी चीज़ें डिस्कस कर ही रहा हूँ। ठीक, तो अभी आर्टिकल देखते हैं क्या है। एट द एंड ऑफ दिस मंथ द NSO विल रिलीज द GDP डेटा फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, पहला क्वार्टर मतलब होगा अप्रैल, मई और जून। ठीक, फर्स्ट क्वार्टर समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि NSO अपना फर्स्ट क्वार्टर का जो डेटा है वो रिलीज़ करने वाला है। ठीक है, उसके बाद एज पर द मोस्ट रीसेंट एस्टिमेट बाय द RBI द इकोनॉमी इज़ लाइकली टू ग्रोन एट 8% ड्यूरिंग दिस पीरियड। RBI ने एस्टिमेट किया है कि इस क्वार्टर में 8% के आसपास ग्रोथ रहेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 8% से ग्रो करेगा। इन द period thereafter the economic momentum is likely to remain healthy even as global recovery is slowing down as per the state of economy report by the economist at the RBI। तो एक state of economy report जो RBI ने एस्टिमेट किया है उसमें कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, इवन आफ्टर स्लो डाउन इन अ ग्लोबल ग्रोथ। तो जो ग्लोबल वर्ल्ड की जो ग्रोथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है। ऑलमोस्ट कंट्रीज़ जो है रिसेशन की तरफ बढ़ रही हैं, जो वेस्ट की कंट्रीज़ है। US में थोड़ा बहुत अभी मोमेंटम पकड़ा है ग्रोथ का, लेकिन यूरोप की हालत बहुत ख़राब है। उसके बावजूद भी इंडिया में जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो रही है, ऑलमोस्ट 8% के आसपास इस क्वार्टर में अपनी ग्रोथ रहेगी। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट वाइल द कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपोर्ट विल ड्रैग डाउन ग्रोथ, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट डिक्लाइन बाय अराउंड 16% इन जुलाई। द ग्रोथ इन अ प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड टू ऑफसेट दैट, दिस आर एनकरेजिंग साइन। ठीक है, तो हमने अभी रिसेंटली 2-3 पहले आर्टिकल पढ़ा था कि जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और इंपोर्ट भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट 9 मंथ लो हो चुका है। ठीक है, 16% का कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन उसको ऑफसेट मतलब उसका जो इफेक्ट था, इम्पैक्ट था, उसको किसने नलीफाई कर दिया है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में। प्राइवेट जो कंजम्पशन है और इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन तेज़ी से बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ग्रोथ बढ़ेगी, है ना, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर ऑब्वियसली प्रोडक्शन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, वही तो हमारा GDP होता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट बात करेंगे, द स्टडी एग्जामाइंस अ रेंज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर ऑफ whom डेटा इज अवेलेबल फॉर अ मंथ ऑफ जुलाई, सेवरल इंडिकेटर ऑफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई शो हेल्दी साइन। ठीक है, तो अभी एक स्टडी की गई थी, एग्जामाइन किया गया है इसमें कि हाई फ्रीक्वेंसी जो इंडिकेटर है जुलाई के, वो उसका डेटा रिलीज़ हो चुका है और वो शो कर रहा है कि जो सप्लाई डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। ठीक है, जो कि एक हेल्दी साइन है। अब सबसे पहले जो जानते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर होते क्या हैं। CAPF में ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था और आपके लिए प्रीलिम्स के लिए नेक्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं UPSC में। ठीक है, पूरा PYQ का ही खेल है UPSC। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है, उसमें जितनी आर्बिट्रीनेस है उसको सिर्फ PYQ ही कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर इज़ अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ रिलीज्ड ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस सच एज वीकली, मंथली और क्वार्टरली। तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर क्या होते हैं? वो इंडिकेटर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को फ्रीक्वेंट बेसिस पे क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। फ्रीक्वेंट बेसिस पे क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। फ्रीक्वेंट बेसिस का मतलब होगा वीकली, मंथली और क्वार्टरली। ठीक है, एक साल से ज़्यादा वाले जो डेटा हैं एनुअली, वो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर में नहीं आएंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इस महीने कितना हुआ, इस महीने रिटेल सेल्स कितनी हुई, टैक्स कलेक्शन कितना हुआ, स्टील प्रोडक्शन कितना हुआ, ये सब क्या है, हमारा हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है। टोटल 25-30 इंडिकेटर जो है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर इंडिया मेजर करता है। ठीक है, और ये कोविड के बाद से बहुत तेज़ी से मेजरमेंट हो रहा है इसका। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड के बात करें, क्या ये डेटा जो है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर कहलाएगा इसका? ठीक है, तो ये ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म का है और लॉन्ग टर्म डेटा जो है नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही है कि जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे मेजर किया जाए डेटा, वही हाई फ्रीक्वेंसी डेटा कहलाता है। ठीक है, तो हम अब वापस आते हैं, पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो स्टडीज़ अभी एग्जामाइन कर रही है कि हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जिसमें अवेलेबल हुआ है उसमें डिमांड और सप्लाई जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, जो कि एक हेल्दी साइन है। जैसे कि है ना, अब कौन सा डेटा है, ई-वे बिल वॉल्यूम हैव रजिस्टर रोबस्ट ग्रोथ। ठीक है, तो ई-वे बिल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मतलब GST की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ई-वे बिल होता क्या है, सारे चेक पोस्ट हटा दिए हमने और एक इलेक्ट्रॉनिक बिल जो है जनरेट करना पड़ता है अगर आप एक स्टेट, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड ठीक है सर्विसेज, बेसिकली गुड्स को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना रहता है, जो कि ऑनलाइन जनरेट होता है। उसमें रेसिपेंट, कंसाइनर, कंसाइनी सबकी डिटेल्स रहती है, कुछ पैसा लगता है आपको। और अगर आप 50,000 रुपीज़ से ऊपर के गुड्स अगर आप इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपको लगेंगे। समझ में आया क्या? अगर आप नहीं ई-वे बिल जनरेट करते हैं और इंस्पेक्शन हो जाता है तो आपको 10,000 तक की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो जो ई-वे बिल का वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब जो इंटर स्टेट ट्रेड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इंटर स्टेट ट्रेड बढ़ रहा है। FMCG सेल हैव ऑल्सो इम्प्रूव सिक्वेंशली। FMCG क्या होता है, जो बिगनर्स हैं ना, जो बच्चे इसी साल आए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको तो पता होगा। FMCG होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। ठीक है, जो अपनी इंडस्ट्री होती है जो लो कॉस्ट की होती है और जल्दी सोल्ड हो जाती है, उसको बोलते हैं FMCG। जैसे कि पार्ले जी, ठीक है, कितने बचपन से आप देख रहे हैं 4 ही रुपये का पैकेट आ रहा है, अब 5 रुपये का हो गया है। ठीक है, तो उनकी कॉस्ट बहुत कम रहती है और तुरंत सोल्ड हो जाते हैं। प्रोसेस फूड, रेडी टू मेक फूड, ये सब सारे क्या आते हैं, FMCG इंडस्ट्री में आते हैं। ये इसलिए न्यूज़ में था 2 साल पहले क्योंकि पार्ले जी ने बहुत सारे लोगों को जॉब से बाहर कर दिया था, क्योंकि जो ग्रोथ है इस इंडस्ट्री की वो काफ़ी स्लो हो रही थी। ठीक है, अलॉन्ग साइड कार्गो एट मेजर पोर्ट एज वेल एज रेलवे फ्राइट ट्रैफिक हैज़ पिक्ड अप इन जुलाई। ठीक है, तो रेलवे ट्रैफिक जो है ना, जो मालगाड़ी से सामान आना जाना कर रहा है, ट्रेड हो रहा है, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बोथ स्टील एंड सीमेंट कंजम्पशन ऑल्सो रजिस्टर्ड हेल्दी ग्रोथ। तो स्टील और अगर सीमेंट कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली सीमेंट तो कंस्ट्रक्शन में ही लगेगा, और कंस्ट्रक्शन हो रहा है मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा होगा और उसी से ग्रोथ हो रही है। ठीक है, हाउएवर देयर आर अदर इंडिकेटर दैट पॉइंट टुवर्ड्स वीकनेस इन पार्ट ऑफ इकोनॉमी। ऑटोमोबाइल सेल रिमेन वीक। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल सेल्स जो हैं वो कमज़ोर है। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो अभी भी उतने तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे हैं और उनकी वीक डिमांड है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। उसके बाद जो मनरेगा में एनरोल हो रहे हैं लोग, उसका परसेंटेज बढ़ गया है। इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो ग्रोथ के साथ बढ़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मनरेगा में जॉब करने वाला आदमी एकदम लास्ट रिजॉर्ट होता है मनरेगा में जॉब करना, क्योंकि उसमें मिलते हैं 200, 250, 300 रुपये मिनिमम वेज। तो क्यों कोई करेगा अगर उसे अच्छी नौकरी मिलेगी तो। ठीक है, मनरेगा में परसेंटेज बढ़ना थोड़ा टेंशन वाली बात है। इट्स अ साइन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ।
ग्रोथ, ठीक है। और जो नॉन ऑयल इम्पोर्ट है उसकी भी जो डिमांड है वो भी कम हुई है। नॉन ऑयल इम्पोर्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उन सब की डिमांड जो है क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये दिखा रहा है कि जो हमारे यहाँ डिमांड है वो कम हुई है। तो समझ में आएगा, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कम हो रहा है, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न इज द एक्सटेंट टू विच अ पिकअप इन इन्वेस्टमेंट इज मटेरियलाइजिंग। अनदर स्टडी बाय इकोनॉमिस्ट एट सेंट्रल बैंक विच लुक एट इन्वेस्टमेंट इंटेंशन फाइनेंस थ्रू वेरियस सोर्सेज प्रोवाइड सम इंडिकेटर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितनी पिकअप हुई है। जब तक कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक के ग्रोथ जो है होना इतना आसान नहीं है। कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ तो है इंडिया में, लेकिन अगर सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट जो है लगातार करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट इंडिया में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत रिसेंटली बहुत स्लो हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं, एज इन्वेस्टमेंट इंटेंशन क्लोजली ट्रैक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एज मेजर्ड बाय द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट, दिस सर्व एज अ यूजफुल इंडिकेटर ऑफ गॉजिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल, ठीक है। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, जो इकोनॉमी जो आरबीआई एस्टिमेट कर रहा है वो देख रहा है कि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट कैसे मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है टर्म, ठीक है, आपके प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस एडिशन टू फिक्स एसेट प्लस चेंजेस इन स्टॉक ऑब्लिक इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री इस बार आया था। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, गोदाम। गोदाम में मान लो कि आपकी टेक्सटाइल की या फिर आपकी जो शॉप है ना, गोदाम में आपकी काय की शॉप है, मान लो कपड़ों की शॉप है, तो कितने शर्ट्स इस बार हैं और कितने शर्ट्स आपने ऐड किए, तो इन्वेंट्री कितनी चेंज हुई है वो बताता है क्या, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और क्या बताता है, जो ग्रॉस एडिशन टू फिक्स्ड एसेट। लेकिन जो ग्रॉस एडिशन टू फिक्स एसेट है उसका मतलब क्या है, जैसे कि मशीनरी, आपने टेक्सटाइल कंपनी खोल रखी तो आपने कितनी मशीन उसमें ऐड की और आपने कितनी शर्ट प्रोड्यूस की। तो अगर आपने शर्ट्स जो है जितनी भी प्रोड्यूस की वो आपकी इन्वेंट्री में पड़ी है, इस बार ज़्यादा करोगे तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, समझ में आया। और जो मशीन आप लेके आओगे वो क्या बताएगा, ग्रॉस एडिशन टू फिक्स एसेट। फिक्स एसेट समझ में आता है ना, फिक्स एसेट इजी है, जो भी आप मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें बना रहे हैं ये फिक्स एसेट कहलाता है, समझ में आया। और इसी से हम मेजर करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में हो रहा है, समझ में आया। एज पर दिस limited study in 2022-23 investment plan were made for 982 projects with a capital outlay of 3.5 lakh crore, ठीक है। इन कंपैरिजन इन 2021-22 प्लान्स वर ड्रॉन अप फॉर 791 प्रोजेक्ट वर्थ 1.96 लाख करोड़, ठीक है। तो 75% जो है इस बार जो है क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं, प्रोजेक्ट का आउटले बढ़ा है इन्वेस्टमेंट का। पहले 1.96 था, अब 3.5 के आसपास हो गया है लाख करोड़। अराउंड 60% ऑफ दिस प्रोजेक्ट फाइनेंस बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो जो 60% प्रोजेक्ट हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, जैसे कि पावर, रोड एंड ब्रिजेस, जो कि अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में होना मतलब कि जॉब्स क्रिएट होना, समझ में आया। SEZ, इंडस्ट्रियल, बायोटेक एंड IT पार्क, ये सेक्टर हैं जहाँ पर मेनली इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मोस्ट आर फॉर इन्वेस्टमेंट इन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जो कि एकदम शुरुआत से नया डेवलप किया जा रहा है, और एक होता है ब्राउन फील्ड, जैसे कि पहले से बना हुआ है और उसी को या तो आप खरीद लेंगे और उसको रेनोवेट करा देंगे, उसको हम बोलेंगे ब्राउन फील्ड, ठीक है। तो मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में है, जो कि अच्छी बात है, समझ में आएगा। 5 states, namely Uttar Pradesh, Gujarat, Odisha, Maharashtra and Karnataka account for more than half of total project cost. These are healthy signs. While the greater clarity on the extent of pickup in the investment cycle will emerge in the month and quarter ahead, stronger bank and corporate sector balance sheet, improving demand condition and rising capacity utilization do, as the report argue, bode well for capex cycle, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपको रिटर्न देगा, ठीक है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं, एक तो डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, दूसरा जो कॉरपोरेट की बैलेंस शीट है, जो ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो अब रिजॉल्व हो चुकी है काफ़ी हद तक। कॉरपोरेट की बैलेंस शीट भी इंप्रूव हो गई है और जो NPA है वो भी बैंक का कम हो गया है, तो लेंडिंग कैपेसिटी भी इंप्रूव हो गई है। तो वो आने वाले समय के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ये आर्टिकल यहीं ख़त्म होता है। एक चीज़ जो मैं बात करूँगा, एक और आर्टिकल आया था कि
जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर आज हिंदू में, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था नहीं, इसलिए मैंने उसे लिया नहीं, ठीक है। उसमें अननेसेसरली चीज़ें थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि डेटा उसमें दिया है कि 5.3% ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मनरेगा दिस ईयर। तो जो ग्रोथ रेट हो रही है एम्प्लॉयमेंट में मनरेगा में, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ऑलमोस्ट उतनी ग्रोथ हो रही है जितने की जीडीपी हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है इंडिया में, है ना, क्योंकि मनरेगा में तो कोई काम करना नहीं चाहेगा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग कितना है, 7 से 8%। तो इंडिया में बहुत जो है लड़ाइयाँ हो रही है कि यूपीए टाइम ज़्यादा था ग्रोथ या फिर अभी ज़्यादा है, ठीक है। यूपीए टाइम 2002 से 2007 इंडिया का गोल्डन पीरियड रहा है, जिसमें इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो किया है, ठीक है। लेकिन वो ग्रोथ भी जॉबलेस ग्रोथ कहलाती थी, और आज की ग्रोथ भी जॉबलेस ग्रोथ ही हो रही है। रीज़न क्या है इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ के? जो भी गवर्नमेंट का फोकस है वो कहाँ में है, मोर ऑन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। कैपिटल इंटेंसिव जिसमें ज़्यादा कैपिटल लगती है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होता है। जैसे कि अभी आप देखोगे फैब इंडस्ट्री, ठीक है, और फॉक्सकॉन जो कंपनी है जो अभी गुजरात में इस्टेब्लिश की है, उसका रेवेन्यू डबल हो गया है लास्ट 1 डिकेड में, बट जो एम्प्लॉयमेंट है उसके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो सेम ही है। समझ में आए? तो जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है उसमें बेनिफिट जो है कैपिटलिस्ट को होता है। लेकिन एक आर्गूमेंट ये भी है कि अगर उनको बेनिफिट होगा तो वो इन्वेस्टमेंट फिर दूसरे सेक्टर में करेंगे, ठीक है। अगर लेबर लोगों को बेनिफिट होता है तो वो सारा कंजम्पशन कर देते हैं, तो ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मतलब इसका, अगर इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू बहुत है, और पुअर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, ठीक है। तो अगर लिंकेजेस प्रॉपर होगी बैकवर्ड और फॉरवर्ड, तो जो अपना क्या होगा, जो ग्रोथ होगी एम्प्लॉयमेंट की वो काफ़ी तेज़ी से होगी, क्योंकि सारे सेक्टर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, रिजिडिटी इन लेबर मार्केट। जो हमारे लेबर मार्केट है उसमें बहुत रिजिडिटी है, हायरिंग और फायरिंग फ्लेक्सिबल नहीं है, जिसके कारण, और बहुत सारे जो है ऐसे लॉज हैं जिसके कारण कैजुअल एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन अच्छी वर्क कंडीशन नहीं है, और मैक्सिमम जो है बोलते हैं लोग कि अंडर एम्प्लॉयमेंट लोग ज़्यादा हैं इंडिया में, ठीक है। उसके बाद क्या है, चौथा, पुअर एक्सेस टू क्रेडिट फॉर एमएसएमई। एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेके आता है, क्रिएट करता है, लेकिन क्योंकि उसमें क्रेडिट एक्सेस बहुत पुअर है ना, उनके पास कोलेटरल रखने के लिए, मॉर्गेज रखने के लिए होता नहीं है, तो उनको एक्सेस टू क्रेडिट इतना आसान नहीं होता है, और टेक्नोलॉजी भी उतनी इंप्रूव नहीं हो रही है, ठीक है, उनके पास। इसलिए प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, हाई स्केल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और हाई स्केल जॉब भी नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का शेयर स्टिल रिमेन एट 16% ऑफ जीडीपी। बेटा बहुत 2014 से अपन लोग टारगेट करके रखेंगे बाय 2022 हमारा 25% तक पहुँचाना है, लेकिन अभी भी जो है जीडीपी का शेयर जो है 16% है मैन्युफैक्चरिंग का। और ऑटोमेशन एक सबसे बड़ा रीज़न है जॉबलेस ग्रोथ का, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 यही ग्रोथ बढ़ा रही है, इंडिया की जीडीपी बढ़ा रही है, लेकिन इस सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब रीज़न है हमारे जॉबलेस ग्रोथ के। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को बेसिकली लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, और लेबर लॉ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, बेटर एक्सेस टू क्रेडिट। जो भी चीज़ें मैंने रीजंस बताए हैं वही चीज़ों को आपको जो है सॉल्यूशन में लिखना है। समझ में आएगा? तो अपना जॉबलेस ग्रोथ हो गया, जो आर्टिकल आया था वो भी हो गया। उसमें एक चीज़ और लिखी हुई थी कि जो अभी रिसेंट रिफॉर्म हुए हैं मिनरल्स लॉ वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और अगर प्राइवेट एक्सप्लोरेशन करेगा माइनिंग में तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी जो कि लो स्किल जॉब है, ठीक है। और इंडिया में स्किल का भी मिसमैच है, तो एजुकेशन देना भी ज़रूरी है, वो भी एक जॉबलेस ग्रोथ का सॉल्यूशन होगा। समझ में आया क्या? ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट होता है, और फर्स्ट क्या 2 आर्टिकल इसमें हमने कवर कर लिए, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अ फैब वे टू कंडक्ट इंडिया जापान टेक डिप्लोमेसी। ये आर्टिकल एज सच उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत रेलेवेंट हैं आप लोगों के लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से, GS2 के पर्सपेक्टिव से, जिसमें आप इंडिया जापान जो रिलेशन है, इंडिया US रिलेशन है, उसमें कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फैब क्या होता है? फैब्रिकेटेड प्लांट। फैब का मतलब होता है फैब्रिकेटेड प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर चिप करने के लिए जो फैब्रिकेटेड प्लांट होते हैं उसको हम फैब इंडस्ट्री बोलते हैं। और अगर फैबलेस की बात करेंगे तो डिज़ाइन
की बात करेंगे। ठीक है, इंडिया में फैबलेस मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो रही है, मतलब बेसिकली इंडिया डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन फैब्रिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है नहीं है अपने यहाँ। बेसिकली सेमीकंडक्टर चिप हम लोग बनाते नहीं हैं। अभी रिसेंटली फॉक्सकॉन ने जो है गुजरात में इंडस्ट्री डाली हुई है, लेकिन उसके अलावा इंडिया में ज़्यादा सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है चिप्स का वो नहीं हो रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इतनी, है ना, इसका जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतना क्यों बढ़ गया है रिसेंटली? दो चीज़ों का जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बन गया है। एक तो क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपके रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में। और दूसरा है सेमीकंडक्टर चिप्स। ठीक है, जो ये दो चीज़ें कंट्रोल करेगा वही सारे जो है आने वाली ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। समझ में आया क्या? ये दोनों इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों का रेलेवेंस बहुत है आने वाले समय में। जिस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑयल की वजह से हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुआ था, वैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2.0 की बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3 और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स काय में काम आती है? जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम बन रहे हैं सब में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स ये सब यूज़ होती है। जैसे कि आपका बेस्ट एग्जांपल है मदरबोर्ड, उसमें एक चिप होती है, उसमें छोटे छोटे से ट्रांजिस्टर बने रहते हैं, इसी को हम सेमीकंडक्टर चिप्स बोलते हैं। ठीक है, और इसी के थ्रू सारे फंक्शंस होते हैं, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हर कोई जो है इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको कंट्रोल करना चाहता है। जो मैन्युफैक्चरिंग इसी कंट्रोल करेगा, एक्सपोर्ट कंट्रोल करेगा, वही फ्यूचर में जो है चीज़ें कंट्रोल करेगा डिप्लोमेसी में भी। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या आया है। ठीक, तो बेसिकली इंडिया को बेनिफिट कैसे होगा कोलोब्रेशन से इन फैब सेक्टर विथ यूएस एंड जापान। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने ऐसी फ्रेम किया इस आर्टिकल के हिसाब से। ठीक है, यूएस चिप एक्ट प्लेसेस स्ट्रेटेजिक कर्ब ऑन एक्सपांशन ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बाय कंट्री पोजिंग थ्रेट टू यूएस इंक्लूडिंग चाइना। तो यूएस ने अभी रिसेंटली चिप्स एक्ट पास किया है जिसमें स्ट्रेटेजिक कर्ब्स मतलब रोक लगाई गई है किसके लिए? एक्सपांशन ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो कंट्री कर रही है दूसरी, जो कि यूएस के लिए थ्रेट है, जैसे कि चाइना। तो उस पे उसके एक्सपांशन पे, उसके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन पे रोक लगा दी गई है। समझ में आया? यूएस के जो चिप्स एक्ट है। जापान और नीदरलैंड ने भी यूएस को ज्वाइन किया है और अपने एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल के, जो कि एडवांस चिप मेकिंग में काम आते हैं। किसके लिए? चाइना को। जो एक्सपोर्ट किसके अगेंस्ट किया है रिस्ट्रिक्शन? चाइना के लिए। ठीक है, तो एक वॉइड और वैक्यूम बन गया है ना, अल्टरनेट मतलब इन पूरे वर्ल्ड में चाइना को रिप्लेस करने के लिए इंडिया जो है उस वैक्यूम को फिल कर सकता है। इंडिया कैन फिल द वैक्यूम और वॉइड क्रिएटेड बाय चाइना एंड हेल्प टू डेवलप रेजिलिएंट अल्टरनेटिव ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। ठीक है, तो इंडिया उस वॉइड को फिल कर सकता है ताकि अल्टरनेटिव सप्लाई चेन जो है बनाई जा सके। पैंडेमिक के समय क्या हुआ था, ये रिसेंटली इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि पैंडेमिक के समय में चाइना में बहुत ज़्यादा कोविड बढ़ा और पूरे दुनिया में जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का वो रुक गया क्योंकि चिप्स ही नहीं मिल रही थी। और सारा का सारा चिप्स कौन प्रोड्यूस करता है ज़्यादा से ज़्यादा? चाइना, ताइवान। समझ में आ रहा है क्या? यूएस, सिलिकॉन वैली पता है ना अपने को, कैलिफोर्निया। इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन सी है आप लोग बताइए? ठीक है, स्टेट के लिए रेलेवेंट है, बेंगलोर सिटी को बोलते हैं। ठीक, तो ये सब जो है सिलिकॉन वैली पूरी दुनिया का जो कंट्रोल कर रही है प्रोडक्शन, ये सारी कंट्रीज़ हैं। अब उस समय जब इंडिया को ज़रूरत पड़ी थी उस समय इंडिया में प्रोडक्शन रुक गया था क्योंकि इंडिया में सेमीकंडक्टर की जो चिप्स है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही, डिज़ाइन सब हम कर रहे हैं। ठीक है, कॉलकॉम जैसी कंपनीज़ है वो सब डिज़ाइन कर रही है और इंडिया में बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स डिज़ाइनिंग में लगा हुआ है, लेकिन अपने पास ना पेटेंट है उसका और ना ही हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, तो उस समय इंडिया को रियलाइज़ हुआ और उसी के बाद जो है आत्मनिर्भर जो भारत की बात की गई थी मोदी जी द्वारा, उसका एक इम्पॉर्टेंस यही था क्योंकि जो जियो स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, जो आने वाले समय में सारी चीज़ें कंट्रोल करेंगे, उसमें से एक सेक्टर सेमीकंडक्टर चिप भी है। इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। ठीक है, इसलिए इंडिया ने रिसेंटली पार्टनरशिप किया है जापान के साथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम partnership will focus on 5 areas: semiconductor design, manufacturing, equipment research, stabilizing resilience in semiconductor supply chain and talent development, paving the way for government to government and industry। तो ये 5 सेक्टर हैं जो डिज़ाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिसर्च में और रेजिलियंस, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन 5 एरिया में जापान के साथ इन लोगों ने कोलोब्रेशन किया है। ठीक है, तो
जो बेनिफिट होंगे वो क्या क्या होंगे इंडिया को इन सब चीज़ों से, इस डिप्लोमेसी से। बेसिकली इंडिया ने PLI इंसेंटिव, IT इंपोर्ट का रिसेंटली बहुत सारे इनिशिएटिव लिया है ताकि सेमीकंडक्टर की जो चिप्स है उसका प्रोडक्शन बढ़ सके। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ठीक है, और आत्मनिर्भर बनेगा तो जियो स्ट्रेटेजिक पर्पस जो फुलफिल हो जाएगा, है ना, अपन खुद के लिए प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो कोई पैंडमिक हो, कोई भी डिसरप्शन हो फ्यूचर में, उससे इंडिया ईजिली डील कर पाएगा, रेजिलियंट सप्लाई चेन बना पाएगा इन केस ऑफ डिसरप्शन लाइक पैंडमिक इन फ्यूचर। और ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और ग्रोथ होगी। बेसिकली ये सब इंडिया को फ़ायदे होंगे, ठीक है। तो इस आर्टिकल में बस इतनी ही बात की गई है। और क्या कहा गया है लास्ट में, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाय कंबाइनिंग जापान टेक्नोलॉजिकल प्रोनेस एंड इंडिया इनोवेशन एंड डिज़ाइन कैपेसिटीज, द कोलोबरेशन ऑन सेमीकंडक्टर पेव द वे फॉर अ फ्यूचर कैरेक्टराइज्ड बाय एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एनहांस कनेक्टिविटी एंड अ शेयर कमिटमेंट टू पुशिंग द बाउंड्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस। ठीक है, ये लाइन याद करने लायक है, ठीक है, रटने के लिए। ऐसी कुछ लाइन होंगी जिसको आप लिख के चिपका लीजिए, है ना, स्टिकर्स में। आपको ये सारी लाइनें छापना है एग्जैक्ट, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के नंबर हैं, है ना। आज के समय में सब लोग जो है रट्टा मार मार के ही नंबर ला रहे हैं, इसलिए आपको भी ये करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप खुद से एक बार पढ़ के लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या कह रहा है ये कि जो टेक्नोलॉजिकल की प्रोनेस है, जापान की जो टेक्नोलॉजिकल प्रोनेस है और इंडिया की जो डिज़ाइन कैपेसिटी है, दोनों मिलके फ्यूचर में जो है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और एनहांस कनेक्टिविटी के लिए मार्ग स्थापित करेंगे। दैट्स इट। इसके अलावा इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है। अगर अपना नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है, मटेरियल कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये मटेरियल कंसिडरेशन, इसका LK99 के बारे में एक अलॉय है, इसके बारे में एक आर्टिकल आया था 8 अगस्त को, ठीक है। उसमें मैंने सेमी कंडक्टिविटी सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बहुत सारी डिटेल में बातचीत की थी। BCS थ्योरी जिसका रीज़न है, सुपर कंडक्टिविटी के रीजंस क्या हैं वो BCS थ्योरी में दिया हुआ है। उनको नोबेल प्राइज़ मिला था तीनों को, BCS को। वो सारी डिटेल में चर्चा की गई है 8 अगस्त के जो एडिटोरियल एनालिसिस था। आप अगर उसमें देख लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर मैं आपको इसमें बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। साउथ कोरिया के कुछ साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने एक अलॉयड मटेरियल डेवलप किया जिसका नाम था LK99, और उन्होंने कहा कि ये जो है क्या कर रहा है, बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर एट अ रूम टेम्परेचर एंड एम्बियंट प्रेशर। मतलब कि एक मटेरियल हमें जो मिल गया है वो है LK99 जो सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहा है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, एंड एम्बियंट प्रेशर मतलब नॉर्मल जो प्रेशर है ना, उसमें हमें सुपर कंडक्टिविटी। आज अभी तक के सुपर कंडक्टिविटी जो है, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो नॉर्मल टेम्परेचर में सुपर कंडक्टिविटी की तरह बिहेव करे, है ना। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो इट रिफर्स टू अ स्टेट व्हेन अ मटेरियल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस। तो ये एक स्टेट होती है मटेरियल की उस वक्त जब कंडक्टिविटी कितनी हो जाए, ज़ीरो, कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाए और रेजिस्टेंस क्या हो जाए, ज़ीरो। तो बेसिकली जो मेटल होते हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके कारण कंडक्टिविटी होती है, और कंडक्टिविटी के कारण करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है तो V=IR पता है हमको, ठीक है। V=IR ओम्स लॉ होता है। हर मटेरियल में कुछ रजिस्टिविटी होती है, उसके कारण रेजिस्टेंस होता है, उसके कारण हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के कारण लॉसेज होते हैं, ठीक है। अगर R=0 हो जाए, इसका मतलब जो करंट है वो मैक्सिमम फ्लो होगा विदाउट एनी लॉसेस। समझ में आया? तो ये रिवॉल्यूशनरी होगा। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी की जो स्टेट है वो नॉर्मल टेम्परेचर में अचीव नहीं की जा सकती, एटलीस्ट आज की डेट में। इट इज़ पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर लाइक क्रायोजेनिक विच इज़ -196 200, है ना। अपन ने जानते हैं क्रायोजेनिक के बारे में। अपना क्रायोजेनिक इंजन है, उसमें फ्यूल यूज़ करते हैं हीलियम और हाइड्रोजन, जिसका टेम्परेचर 196 डिग्री के आसपास होता है, या फिर एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी होती है सुपर कंडक्टिविटी के शो करने के लिए, एक तो ज़ीरो रेजिस्टेंस और दूसरा होता है डायोमैग्नेटिज्म। डायोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिपेल करेगा ये एलिमेंट, ठीक है। इन सब की एप्लीकेशन क्या है, क्यों ये रिवॉल्यूशनरी है सुपर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर? क्योंकि जितना भी हमारा करंट फ्लो हो रहा है ना कॉपर वायर से, अगर उसमें रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो अपना जितना भी करंट हम भिजवा रहे हैं घर पे AC टू DC, DC टू AC करके, इसमें लॉसेस ना ज़ीरो हो जाएंगे। ज़ीरो लॉसेस हो जाएंगे तो सारी चीज़ों की कॉस्ट ख़त्म हो जाएगी, कॉस्ट एकदम इफेक्टिव हो जाएगी, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद डायमैग्नेटिज्म की MRI एप्लीकेशन, उसके बाद ठीक है मैग्नेटिक लेविटेशन,
ठीक है। ये सब क्या है, हाई स्पीड रेलवे। जो हाई स्पीड रेलवे में क्या यूज़ होता है, सुपर कंडक्टर यूज़ होता है। जो जापान की हाई स्पीड रेलवे टेक्नोलॉजी है उसमें बेसिकली सुपर कंडक्टिविटी प्रिंसिपल ही अप्लाई होता है, जिसमें रेजिस्टेंस जीरो होता है, इसलिए हवा में उड़ती है ट्रेन, और हवा में उड़ती है तो बहुत तेज़ी से जाती है, विदाउट एनी फ्रिक्शन ट्रेन मूव होती है हवा में उड़ने के कारण। वो इसलिए होती है क्योंकि सेमी कंडक्टर मटेरियल दोनों जो लाइन होती है उसमें बिछाया जाता है, और उसके कारण जब ट्रेन इसके ऊपर से चलती है तो डायमैग्नेटिज्म के कारण रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने से जो व्हील्स होते हैं वो हवा में चले जाते हैं और फिर एकदम तेज़ी से मूव करते हैं विदाउट एनी फ्रिक्शन। तो ये सब बहुत भयानक इसकी एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है, अब आर्टिकल की बात करते हैं। तो जो साउथ कोरिया के लोगों ने क्लेम किया था कि एक LK99 एलॉय बनाया है वो सुपर कंडक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो रिसेंटली जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उन लोगों ने बताया है कि जो मटेरियल है LK99 इज़ नॉट अ रूम टेम्परेचर एंड एम्बिएंट प्रेशर सुपर कंडक्टर। तो उन लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि LK99 ऐसी दो प्रॉपर्टी जो ज़रूरी है वो दोनों शो नहीं कर रहा है। दैट्स इट। बात ये आर्टिकल का जो इम्पोर्टेंस था यहीं तक था, और बाकी जो थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस है प्रीलिम्स वाला वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इस आर्टिकल में कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल की अब हम बात करेंगे 8 अगस्त का। आप एपिसोड देख लीजिए LK99 के ऊपर, बहुत अच्छा BCS थ्योरी, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। BCS थ्योरी आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ना। हमेशा ऐसी चीज़ें आती है जिसका सिर्फ नाम लिखा होता है और आपको डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन मैं हूँ आपके लिए और सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ एटलीस्ट वीडियो देख लीजिए और पूरा देखा करिए, है ना। जो अंतिम आर्टिकल है जो हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, वो है चंद्रयान 3 और लूना 25 के बारे में। दोनों के बीच में कंपैरिजन जो है हम देखेंगे, जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि UPSC की आदत है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा चंद्रयान 3 से। उसको पता है कि सब लोग पेपर रट्टा मार के बैठे हो, लेकिन वो लूना के साथ आपको कंपैरिजन में पूछ सकता है ताकि थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाए, इसलिए हम उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। लूना 25 के बारे में जानेंगे। 1976 के बाद से पहली बार जो है रशिया क्या करा रहा है, लूनर एक्सप्लोरेशन करा रहा है और मून में सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग कब होने वाली है इसकी, 21 अगस्त को। क्या बात कर रहे हैं, 21 अगस्त को, और 6 दिन पहले तो इसे लॉन्च किया गया था, 6 दिन में पहुंच गया। और चंद्रयान जो है 23 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और पहुंचा नहीं है। 23 अगस्त को जो है ये पहुंचेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसी के बारे में बात की जाएगी सबसे पहले। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि अब हमको आदत हो चुकी है कंसेप्चुअल क्लैरिटी की, बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो रूट है वो कैसा है। सबसे पहले चंद्रयान की बात करते हैं। तो चंद्रयान अपन ने लॉन्च किया, मस्त गोल 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 घूमते हुए कई बार 5 राउंड मारा यहाँ पर, फिर यहाँ से निकला, फिर धीरे धीरे राउंड मारते मारते यहाँ पर मून में सॉफ्ट लैंडिंग किया। ठीक है, बहुत लंबी प्रोसेस चली कई दिन तक, 5 मैन्यूवर्स यहाँ, 4 यहाँ, ये सब क्यों, न्यूटन का थर्ड लॉ। यहाँ फिजिक्स क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो रही है। बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझेंगे तो जैसे कि आपका वज़न ज़्यादा तो होगा नहीं, इतनी ताकत होगी नहीं मेरे हिसाब से, जितने न्यू बिगनर्स बच्चे हैं एटलीस्ट उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक, तो उन लोग ज़्यादा वेट नहीं होगा, बेचारे शॉर्ट पुट इतना भारी सा उठा नहीं पाएंगे, और शॉर्ट पुट उठाने में उठा भी लिए तो उसे दूर तक फेंक नहीं पाएंगे। अब शॉर्ट पुट फेंकने के लिए क्या करते हैं हम, अपनी जगह पे राउंड ऐसे ऐसे घूमते हैं, एक मोमेंटम प्रोवाइड करते हैं, स्पीड प्रोवाइड करते हैं और फिर थ्रो करते हैं, तो उससे हमारा जो है बहुत दूर तक जाता है। समझ में आया? इसमें सारी मेहनत कौन कर रहा है, मैं खुद कर रहा हूँ, अपने ही अंदर से गोल गोल घूम के एक स्पीड बना रहा हूँ। तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लग रही, क्या एनर्जी नहीं लग रही, जो मेरे अंदर ये एनर्जी थी उसी को यूज़ कर रहा हूँ, उसी को मैक्सिमम यूज़ कर रहा हूँ। मतलब हमारा जो इस तरीके से गोल गोल घूमना है वो वेलोसिटी बढ़ा रहा है, और वेलोसिटी बढ़ाने के बाद हम इजीली फेंक पा रहे हैं। हमको ना वेलोसिटी कितनी चाहिए, एस्केप 2gm/r। ठीक है, ये हमारी एस्केप वेलोसिटी होती। एक तरीका है, या तो मैं गुलेल ले लूँ अपने हाथ में और शॉर्ट पुट को रखूँ और बहुत प्रेशर से पीछे खींचूँ और फिर फेंक दूँ। ठीक है, तो गुलेल का यूज़ किया मैंने, मतलब एक्सटर्नल चीज़ का यूज़ किया, तो मैंने ताकत लगाई, लेकिन गुलेल का इस्तेमाल करके। तो मैंने बूस्टर का इस्तेमाल किया है, बूस्टर का इस्तेमाल करूँगा तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। रशिया का जो रॉकेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रॉकेट है और उसमें काफ़ी हैवी बूस्टर और फ्यूल लग रहे हैं, तो वो डायरेक्ट जो है क्या कर रहा है, शूट कर दे रहा है किसको, अपना जो इनका जो लैंडर है और
लैंडर ही है, रोवर नहीं है इसमें। रशिया का जो लूना 25 में उसमें रोवर नहीं है, सिर्फ लैंडर है जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग है। इसने क्या किया, डायरेक्ट शूट कर दिया। अब डायरेक्ट शूट कर दिया तो क्या होगा, डायरेक्ट पहुंच जाएगा, टाइम कम लगेगा। इंडिया में क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि हम फ्यूल और कॉस्ट दोनों कम कर रहे हैं। इंडिया के जो इसरो के मिशंस होते हैं वो हॉलीवुड की मूवी की जितनी कॉस्ट होती है ना उतने में तो हो ही जाते हैं। 400-500 करोड़ रुपए में इंटरस्टेलर बनी थी, इतने में इंडिया के जो चंद्रयान था वो मिशन हो जाता है, जो मंगलयान है वो मिशन हो जाते हैं। तो इंडिया की जो कॉस्ट है वो उसके लिए जो है इंडिया को पूरी दुनिया देखती है, इतनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो इंडिया का जो इसरो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, है ना, जो कमर्शियल, क्योंकि दूसरे लोग सोच रहे हैं हम लोग स्पेस में भेजें, इससे अच्छा है कि इसरो को दे दो अपना सैटेलाइट, वो भेज देगा, उसको हम पैसे दे देंगे। क्यों, क्योंकि वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस होने के कारण इंडिया के आने वाले समय में जो स्पेस है उसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाली है, कमर्शियल ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे तो इंडिया ये कॉस्ट इफेक्टिव, और इंडिया का जो रॉकेट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में, लेकिन वो रशिया से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। समझ में आया? तो ये रूट टू GM देने के लिए हमें इतना 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 घुमाना पड़ रहा है, इसी तरीके से ये डायरेक्ट शूट कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें हैवी रॉकेट की ज़रूरत है और पावरफुल किसकी ज़रूरत है, बूस्टर की। इससे हमारी कॉस्ट और फ्यूल दोनों ज़्यादा लगेंगे। इंडिया दोनों चीज़ें बचा रहा है और कुछ भी पर्पस नहीं है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इसमें जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोनों के बीच के डिफरेंस का। तो सबसे पहले तो लूना 25 हैवी वेट है ऑब्वियसली, चंद्रयान 3 थोड़ा रिलेटिवली लो वेट है। ऑपरेट फॉर 1 ईयर, लूना 25 पूरे 1 साल तक ऑपरेट करेगा, बिकॉज उसमें ऑन बोर्ड क्या है, उसमें ऑन बोर्ड जनरेटर है। ये एक लूनर डे मतलब 14 अर्थ दिन तक ही वर्क करेगा, क्योंकि उसमें सोलर पैनल है, और सिर्फ 14 दिन तक ही वहाँ पर, मतलब एक लूनर डे तक ही वहाँ पर जो है सन रहेगा। उसके बाद फिर सन नहीं रहेगा, और सन नहीं रहेगा तो फिर जो सोलर पैनल से चलने वाली चीज़ है वो फ्रीज़ हो जाएगी। इतनी कम रहता है टेम्परेचर, -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम फ्रीज़ हो जाएंगे, काम करना बंद हो जाएंगे। इसलिए 23 अगस्त और 24 अगस्त को ही हमारी लैंडिंग पॉसिबल है। इसी दिन हमें फुल लूनर डे मिलेगा, पूरे 14 दिन मिलेंगे। अगर नहीं हुआ तो पूरा 1 महीने बाद, 29 डेज़ बाद ही हम लैंडिंग कर पाएंगे। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं चंद्रयान की लैंडिंग के लिए, ऑलमोस्ट हमारा जो रोवर है वो निकल चुका है। ठीक है, और किसी भी समय, अब मतलब किसी भी क्या समय, 23 तारीख को लैंड करेगा। वो 23 तारीख को ही करेगा, 24 को कर सकता है, लेट भी हुआ तो, लेकिन उसके अलावा अगर होता है तो फिर पूरा 1 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। रशिया वाले को कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसी नहीं है। 21 तारीख को हो रहा है, अंधेरे में हो रहा है, बेसिकली उस दिन सन नहीं होगा वहाँ पर, तो भी चल जाएगा, क्योंकि जनरेटर से चल रहे हैं उसके इक्विपमेंट, इसलिए वो 1 साल तक ऑपरेट करेगा। समझ में आया? सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है दोनों की साउथ पोल पे, इसकी भी साउथ लैंडिंग हो रही है साउथ पोल पे। ठीक है, अनएक्सप्लोर्ड रीजन है। इसके अलावा जो चांग-ई है, चांग-ई 3 एंड चांग-ई 4, ये जो है चाइना का था। ये भी जो है लूनर एक्सप्लोरेशन ही मिशन था, जो कि सक्सेसफुल लैंडिंग कराया है अभी रिसेंटली। एक ने 2013 में, और जो 4 है वो 2018 में। ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है कौन कौन से मिशन है जो मून वाले। ठीक, इसमें रोवर नहीं है लूना 25 में। इंडिया में लैंडर और रोवर दोनों हैं, अच्छे से याद रखिएगा, विक्रम और प्रज्ञान, अच्छे से याद रखना है इनके नाम। हैवी रॉकेट है दोनों में, और बूस्टर लगे हुए हैं। पावरफुल रॉकेट तो है, पर नॉट ग्रेटर देन रशिया। ठीक है, ह्यूज कॉस्ट का प्रोग्राम है, ऑब्वियसली कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी क्योंकि फ्यूल बहुत लग रहा है। फ्यूल एफिशिएंट और लो कॉस्ट, जैसे कि इसरो जाना जाता है। इसरो का जन्म कब हुआ था? 1961 में। ठीक है, इसको कौन, इसके फादर, स्पेस प्रोग्राम के फादर कौन है? विक्रम साराभाई। इसके ऊपर बहुत अच्छी एक रॉकेट बॉयज़ वेब सीरीज़ आई है। अगर आप ज़िंदगी से परेशान हैं, बोर हो रहे हैं, मोटिवेशन चाहिए, तो रॉकेट बॉयज़ देखिए, फालतू की चीज़ें ना देखिए। ठीक, नेक्स्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के सब वही देखिए, पढ़ाई करिए, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि बोर हो रहे हैं, थोड़ा वेट ब्रेक चाहिए, तो यू कैन वॉच। नेक्स्ट है हमारा रीच लूनर ऑर्बिट इन 6 डेज, ऑब्वियसली रिक्वायर 23 डेज। ठीक है, ये 6 दिन में पहुंच जाएगा। इसके रीज़न बात कर चुका हूँ। डायरेक्ट रूट है, सर्किटियस रूट है, मैन्यूवर होने के बाद 5-5 बार ये डायरेक्ट शूटिंग। ये हमारा कंपैरिजन हो गया। ये हमारा आर्टिकल यहीं ख़त्म होता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोग प्लीज़, आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी हो रही है तो बताइए, नहीं हो रही है तो कमेंट पे बताइए। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे अपने अगले आर्टिकल में। कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, प्लीज़ प्रमोट करिए। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।